हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 26 फरवरी एंड 26 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। पहला तो टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको ये नाम से मयूरी भागवानी नाम से चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप सर्च करोगे तो, वरना इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन लेक्चर्स की पीडीएफ हम इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। साथ में आप मेल आईडी के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो सिर्फ 99 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए कोशिश करो कि सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस वन में हम देखेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर में से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे नरसिंह मेहता जी के बारे में। नरसिंह मेहता जी के बाद हम जीएस टू में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आज कई सारे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें रशिया ने किस तरह से यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया है और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज वर्ल्ड देख रहा है आज के टाइम पे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रशिया देख रहा है, वो सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यूजिंग दोज आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद जीएस थ्री में हम देखेंगे साइंस एंड टेक में एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। एंड डिफेंस में हम देखेंगे आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर। ओके, जीएस फोर में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आज के दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के, जो कि 2021 में पूछे जा चुके हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ के देखो। वैसे तो दोनों रिवर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इनको जरा मैप में खंगालना, देखना और उसके बाद इसका आंसर करना। ठीक है, हमारा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ देख के आंसर कर दें। ठीक है, हम कोशिश करें कि जो भी इनमें रिलेटेड रिवर्स का नाम आया है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, उनकी मैप लोकेशन देख लो, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लो। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर करना, सो दैट यू कैन रिटेन इट बेटर। ओके, आगे बात करते हैं पहले आर्टिकल की। तो देखो, पहला आर्टिकल है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इनकी आज है बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो देखो वैसे तो इनका बर्थडे जो है वो 12 फरवरी को आता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, वो 26 फरवरी को मनाई जा रही है 2022 में। ठीक है, तो 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं और इसी के अंतर्गत यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जा रही है ऑन 26 फरवरी 2022। तो यहाँ पे ये क्यों इस डेट पे क्यों मनाई जा रही है, क्योंकि तिथि के हिसाब से इनकी जयंती आज होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, 12 फरवरी 1824 में इनका बर्थ हुआ, 30 अक्टूबर 1883 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, बर्थ इस तारीख को है, लेकिन तिथि के हिसाब से आज की डेट पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, जयंती पड़ती है। ठीक है, अब देखो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ गुजरात में। ठीक है, टंकारा में। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आर्य समाज के फाउंडर थे और एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, किस तरह से इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि देखो, इन्होंने कास्ट सिस्टम को कंडेम किया, चाइल्ड मैरिजेस को कंडेम किया, जो भी विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको कंडेम किया। इसके साथ साथ इन्होंने विमेन एजुकेशन की बात की। ठीक है, विमेन एजुकेशन के लिए लड़ाई करी, विमेन एजुकेशन के लिए कई सारे एफर्ट्स भी किए। ठीक है, आइडोलेटरी के अगेंस्ट थे ये। ठीक है, यानी कि मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। उसके अलावा इन्होंने नए इंटरप्रिटेशन दिए। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो थी उसको यहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए नए इंटरप्रिटेशन दिए। और इन्होंने अपनी एक बुक में सत्यास प्रकाश, इन्होंने ये बुक लिखी, सत्यास प्रकाश में इस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात की। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी यानी कि जिसमें कई सारे अंधविश्वास थे। ओके, तो ये जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये पहले थे जिन्होंने स्वराज की बात करी। ठीक है, इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस की बात करी। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। तो यहाँ से स्वराज का कंसेप्ट उठा के फिर लोकमान्य तिलक जी ने यहाँ पे यूज किया था आगे जाके। ठीक है, तो हम लोकमान्य तिलक के नाम से याद रखते हैं स्वराज को। जो लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्वराज जो था ये स्वामी दयानंद सरस्वती के कंसेप्ट से आया था। ओके, उसके अलावा यहाँ पे देखो, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी काफी हेल्प करी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू हेल्प करी। और इन्होंने 30 अक्टूबर की 1883 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका ये माना जाता है कि इन्होंने आत्मशक्ति, स्वामी विवेकानंद जैसे ही आत्मशक्ति उजागर करने में हेल्प करी थी इंडियंस की। ठीक है, जब इंडियंस को लग रहा था कि हम कहीं पिछड़े तो नहीं है, इंफीरियर तो नहीं है ब्रिटिशर्स से ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तब इन्होंने ये आत्मशक्ति जगाई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स में, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिला हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। ओके, इनको श्री एस राधाकृष्णन जी ने यहाँ पे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में गिना है। ठीक है, ही सेड टू बी वन ऑफ द
मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया लाइक श्री अरविंदो। ओके, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है। अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके फादर का नाम था अंबा शंकर, इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। ठीक है, ओरिजिनल नेम मूल शंकर था। इनको हिंदी और संस्कृत का नॉलेज था और गुजराती इनकी मदर टंग थी। स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा बिलीव रखते थे। आर्य समाज की स्थापना कब करी इन्होंने? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका स्लोगन था स्वदेशी। ठीक है, तो स्वदेशी इन्होंने अपना स्लोगन इसीलिए दिया क्योंकि ये नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप करना चाहते थे इंडियंस में। ओके, इन्होंने कास्टिज्म को एंड करने के लिए, सुपरस्टिशंस को एंड करने में, वुमेन को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी और वैदिक नॉलेज को इन्होंने स्प्रेड किया। ठीक है, इनका एक और नारा था बैक टू द वेदास। ठीक है, बैक टू द वेदास। तो इन्होंने वेदास को प्रमोट करने के लिए, वेदास के नॉलेज को प्रमोट करने के लिए भी काफी काम किया है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो देखो ये नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है। देखो ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, आप ऐसा मान लो कि एक पर्सन हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, मैंने द हिंदू एनालिसिस का ये वीडियो बनाया। अब मैंने देखा कि मेरा ये वाला जो वीडियो है लोग कॉपी कर रहे हैं और अपने नाम से इसको अलग अलग चैनल्स पर डाल रहे हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास इस चीज की, इस वीडियो की कोई ओनरशिप होनी चाहिए, है ना। मेरे पास इस चीज की कोई ओनरशिप होनी चाहिए। तो ये ओनरशिप मैं इस नॉन फंजिबल टोकन के फॉर्म में पा सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो नॉन फंजिबल टोकन है ये बेसिकली एक ओनरशिप टोकन है। ओनरशिप टोकन यानी कि आपकी चीज, ये जो है ये आपकी चीज है, आपसे बनी हुई चीज है, आपने बनाई है ये चीज। ये ओनरशिप के फॉर्म में आपको टोकन मिलता है जिसको हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। एंड ये काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। नॉन फंजिबल क्यों कहा गया है? देखो, फंजिबल वो होता है जिसके बदले आप कुछ चीज एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए का नोट है। ठीक है, 100 रुपए का नोट मैं अगर आपको दूं तो आपसे मैं दूसरा 100 रुपए का नोट ले सकती हूँ, या फिर मैं आपसे 50 के 2 नोट ले सकती हूँ, या फिर मैं आपसे 10 नोट ले सकती हूँ। तो ये अलग अलग फॉर्म में मैं इसको आपसे रिप्लेस कर सकती हूँ ना, दूसरी चीजों से इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, इसको एक्सचेंज कर सकती हूँ। लेकिन नॉन फंजिबल का मतलब ये है कि जो टोकन है अपने आप में एक यूनिक चीज के लिए यहाँ पे असाइन किया गया है। तो ये जो टोकन आपने होल्ड किया हुआ ये यूनिक है और इसको आप इस तरह से एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी चीज के बदले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन फंजिबल टोकन। ओके, अब इसको आप बेच जरूर कर सकते हो, बेच के आप इससे पैसे जरूर कमा सकते हो, लेकिन ये इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक टोकन को दे के दूसरा टोकन ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एनएफटी जो है ये अभी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे और इसीलिए ये न्यूज में थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काफी बड़ा पॉपुलर वे बन गया है ये अपना टैलेंट शोकेस करने का, अपने डिजिटल आर्ट वर्क की यहाँ पे ओनरशिप लेने का और उसको सेल करने का। ठीक है, तो अभी हमने देखा 2015 से लेके आज तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है स्पेंड हो चुके हैं एनएफटीज बनाने में और एनएफटी को खरीदने बेचने में। ओके, एनएफटीज जो है इनको बाय डेफिनेशन जाए तो दीज आर नॉन फंजिबल टोकन्स क्रिएटेड ऑन ब्लॉकचेन। दे आर यूनिक, indivisible and cannot be replaced with another such token। तो इनको किसी दूसरे टोकन के साथ हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, each NFT has its computerized code implanted within that, making it the only token with that unique identity। तो हर NFT में एक कंप्यूटराइज्ड कोड रहेगा और ये कोड उस टोकन को यूनिक बनाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो NFT कैन रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एसेट्स एंड डिजिटल एसेट्स। तो फिजिकल और डिजिटल एसेट्स दोनों के लिए एनएफटी यहाँ पे हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के लिए भी मैं, प्रॉपर्टी क्या है, एक फिजिकल एसेट है, तो प्रॉपर्टी के लिए भी मैं एनएफटी बना सकती हूँ। और यहाँ पे जो डिजिटल एसेट है, जैसे कि मान लो जो मेरा वीडियो है, ठीक है, जो मैं वीडियो ये बना रही हूँ, ये वीडियो क्या हो गया, एक डिजिटल एसेट हो गया मेरा। या फिर मैं कोई आर्ट वर्क बनाऊँ, ठीक है, या फिर मैं कोई म्यूजिक वीडियो बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ मैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे एनएफटी का यहाँ पे दायरा दे सकती हूँ, यानी कि इसको नॉन फंजिबल टोकन मुझे इसके लिए मिल सकता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, तो आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कई सारे मीम्स जो है ना, उनका भी एनएफटी बनता है और वो एनएफटी के थ्रू सेल किए जाते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज है। आगे बात करते हैं, देखो एनएफटी है क्या। एनएफटी को हम निफ्टीज भी कहते हैं। ठीक है, निफ्टीज भी कहते हैं। ये क्या है, ये ब्लॉकचेन को यूज करते हैं एंड दीज आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी चीज की डिजिटल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करने में, इनकी यूनिक आइडेंटिटी को रिकॉर्ड करने में ये हेल्प करते हैं। The blockchain, also used in cryptocurrency such as Bitcoin, creates a time-stamped, permanent, publicly accessible record of the decentralized data। तो ये ब्लॉकचेन पे काम करती है जिसपे
क्रिप्टो करेंसी भी काम करती है। और ब्लॉकचेन के थ्रू क्या होता है, इसको एक टाइम स्टैम्प्ड परमानेंट आईडी दी जाती है, जिसको कि डिसेंट्रलाइज डाटा पे, जिसको ये जो चीज़ है ये हर किसी को दिखेगी। मतलब ये मान लो ये डिसेंट्रलाइज डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कोई एनएफटी खरीदी, ठीक है, या फिर आपने एक अपना आर्टवर्क बनाया, उसके बदले आपने एनएफटी ली, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी को, जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना इस नेटवर्क में बेस्ड, उन सभी को दिख जाएगा कि इस पर्सन के पास ये एनएफटी है। तो अगर किसी को खरीदना होगा तो वो सीधा आपके पास आएगा। ओके, अभी क्या कर सकते हो आप इस एनएफटी से, या एनएफटी से क्या कर सकते हो। तो एनएफटी अलाउज पीपल टू प्रूव ओनरशिप ऑफ द डिजिटल असेट्स। आपके पास कोई डिजिटल असेट है, आप उसकी ओनरशिप प्रूव कर सकते हो यूजिंग दिस एनएफटी। ओके, और ओनर्स इसको सेल भी कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोग्राम रॉयल्टीज फॉर देमसेल्व्स इनटू मेटा डाटा। तो यहाँ पे मेटा डाटा में अपनी रॉयल्टीज क्लेम भी की जा सकती हैं। आप सेल करने से पहले उसकी रॉयल्टी खरीद सकते हो, या फिर रॉयल्टी को ऊपर यहाँ पे जो भी है ट्रांजैक्शन वो कर सकते हो, ठीक है, फ्यूचर सेल्स के लिए। अब दूसरी चीज़ ये कि क्या कॉपी या पेस्ट हो सकती है ये। तो देखो यहाँ पे किसी भी चीज़ को कॉपी करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको कॉपी ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल एनएफटी जो है, ओरिजिनल ओनरशिप जो है, वो उसी पर्सन के पास रहेगी, जो एक पर्सन जिसने एक्चुअल में आर्ट वर्क बनाया है, ठीक है। तो करंट ओनरशिप ऑफ द ओरिजिनल फाइल विल ऑलवेज बी प्रूवेबल। आप हमेशा इसको प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये एक यूनिक एनएफटी रहेगी, ठीक है। आप कोई और आर्ट, मतलब यहाँ पे देखो वैसे होता है कि यहाँ पे कोई लोग कॉपी कर लेंगे आपके आर्टवर्क को और अपनी एक एनएफटी जारी करके उसको कम में बेच दे। लेकिन यहाँ पे जब आप उसके अगेंस्ट जाओ, तो यहाँ पे आपके पास प्रूव करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर आर्टवर्क है, ओरिजिनल आर्टवर्क है, और ओरिजिनल एनएफटी भी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखो ये फंजिबल क्या होता है, फंजिबल नॉन फंजिबल क्या होता है। फंजिबल का मतलब है एनीथिंग यू कैन स्वैप विद एग्जैक्टली द सेम वैल्यू सच एज मनी। तो जैसे हम नोट जो होता है 100 रुपए का नोट को हम एग्जैक्टली सेम अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे दूसरे नोट से, है ना। लेकिन क्या हम एनएफटी में ऐसा कर सकते हैं, नहीं। एनएफटी किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाई जाती है, ठीक है। मतलब जैसे एनएफटी मेरे वीडियो के लिए हो गई, या फिर कोई आर्ट वर्क के लिए हो गई, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग हो गई। तो मोनालिसा की पेंटिंग के लिए एक एनएफटी जनरेट हो गई, और इसकी एनएफटी को अब हम किसी को या तो बेचें तो उसके बदले हमको पैसे मिलेंगे, पर इसको किसी और एनएफटी के साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम नॉन फंजिबल। और जब आप इसको कर सकते हो रिप्लेस या एक्सचेंज, उसको हम कहते हैं फंजिबल, ठीक है। यहाँ पे समथिंग दैट इज नॉन फंजिबल इज यूनिक। तो अगर कोई चीज नॉन फंजिबल है मतलब वो यूनिक है, इसको आप स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे इसको दूसरे एनएफटी के साथ स्वैप नहीं कर सकते, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप, मतलब इसका मतलब ये है कि आप इसको स्वैप जरूर कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट सेम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यू विल नॉट गेट समथिंग बैक, सेम थिंग बैक, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोनालिसा की एनएफटी देकर वापस से दूसरी मोनालिसा की एनएफटी आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज ये कि व्हाट हैव निफ्टीज अचीव्ड। तो निफ्टीज ने अभी तक क्या अचीव किया है। एक एनएफटी का डिजिटल आर्टवर्क आया था, एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज, ठीक है। इसको लगभग 69.3 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया, ठीक है। उसके बाद ट्विटर के फाउंडर जो हैं जैक डॉर्सी, इन्होंने भी अपना पहला ट्वीट, जो इन्होंने सबसे पहला ट्वीट किया था, उसको लगभग 2.9 मिलियन डॉलर्स में भेजा बेचा एनएफटी बनाने के बाद, ठीक है। उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कॉलमिस्ट हैं, इन्होंने अपना एक आर्टिकल जो था एनएफटी इनेबल्ड आर्टिकल, उसको 563 मिलियन डॉलर्स में बेचा, ठीक है। उसके अलावा चार्ली बिट माई फिंगर, ये क्या है, एक छोटी सी 2007 ईयर की यूट्यूब क्लिप है, इसको यहाँ पे एनएफटी के साथ अटैच करके लगभग 761 मिलियन डॉलर में बेचा गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो व्हाट कैन एनएफटीज बी यूज्ड ऑन। तो एनएफटी किस किस चीज में यूज हो सकती है। डिजिटल कंटेंट में यूज हो सकती है, आर्ट में, वीडियोस में, गेमिंग आइटम्स में, जीआईएफ्स में, अवतार, म्यूजिक, ट्वीट्स, डोमेन नेम्स, इन सभी में एनएफटी यूज कर सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल कोई मीम बनाया, आप उसको भी एनएफटी के साथ अटैच करके बेच सकते हो। आपने कोई ट्वीट किया, कोई बड़ा आदमी जैसे कोई ट्वीट करता है, जैसे विराट कोहली ने कोई ट्वीट किया, उसकी उन्होंने एनएफटी बना दी और अब उसको बेचना चाहा तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनएफटी कैन ऑल्सो भी पोटेंशियली असाइन टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर्टी वगैरह के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हो। व्हाट्स नॉट टू लाइक, इसके लिमिटेशंस क्या है। देखो पहली लिमिटेशन ये कि यहाँ पे एनएफटी वगैरह को ढूंढने के लिए काफी माइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। माइनिंग किसकी, बिटकॉइन की माइनिंग करनी पड़ती है, बिटकॉइन नहीं ब्लॉकचेन में माइनिंग करनी पड़ती है। और इसीलिए लार्ज कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है ब्लॉकचेन में माइनिंग करने के लिए। तो ब्लॉकचेन में माइनिंग करने के लिए कंप्यूटिंग पावर के लिए यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। दूसरा, करंट हाई प्राइजेस निफ्टी स्विच में विल बी अ बबल। तो यहाँ पे
जो करंट हाई प्राइजेस निफ्टीज हैं उनको कहा जा रहा है कि एक बबल भी हो सकता है, जैसे कि बिटकॉइन को कहा गया था कि एक बबल भी हो सकता है, वैसे ये भी एक बबल हो सकता है जो एकदम से फूट जाए तो हमारे हाथ में कुछ भी ना बचे, ठीक है। वाई ओन समथिंग एनीवन एल्स कैन हैव, तो यहाँ पे अगर कोई और पर्सन भी उस चीज को ले सकता है, जैसे कि मान लो कोई आपका मीम है, ठीक है, आपने कोई मीम बनाया और इसकी आपने एनएफटी जनरेट कर दी, अब इस मीम को तो कोई और पर्सन भी स्क्रीनशॉट करके यूज कर सकता है ना, तो यहाँ पे ये मीम जो है इसको दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं, तो इसका लेकर ओनरशिप की क्या बात करना, ये चीज भी एक इसकी लिमिटेशन है, मतलब इसके बारे में इसके मायने एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, एक चीज और कि इसको मेनली इथेरियम के बेसिस पे यहाँ पे जो जितनी भी मेजर एनएफटीज हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलती है, यानी कि इथेरियम में जो भी इनका ट्रांजैक्शन होता है इथेरियम में होता है। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। अब देखो ये है रशिया का इन्वेजन, तो रशिया के इन्वेजन से हमारी क्या क्या हमने चीजें देखी वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो कल हम देख चुके थे कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर चुका है, रशिया ने अपने ट्रूप्स लैंड से, सी से और एयर से, सब तरह से यहाँ पे रशिया ने अपने ट्रूप्स यूक्रेन पे उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिसाइल हिट्स कीव सिटी ऑन द डिफेंसिव, तो यहाँ पे रशियन मिसाइल्स उतरे हैं, उसके अलावा लोग अपने अपने घरों में छुपने जा रहे हैं, कोई कोई लोग तो मेट्रो स्टेशन में छुप गए हैं, जैसे कि वो अंडरग्राउंड है तो पता ना चले, और ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारी चीजें थी, यहाँ पे सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि अमेरिका, ठीक है, यूएस जो है, यूके जो है, जर्मनी जो है, फ्रांस जो है, ये सब अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक होता है तो ये सब आएंगे यूक्रेन की मदद करने के लिए, ये सभी ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जितनी इन्होंने बातें की थी उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि ये सभी लोग आ सकते हैं यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, किसकी, यूक्रेन की हेल्प करने के लिए अगर रशिया अटैक करता है तो, ठीक है। क्योंकि याद रखना कि ये पूरा जो नाटक हो रहा है ये नेटो के आसपास हो रहा है, ठीक है। जो यूएस है उसने, यूएस अमेरिका ने सबसे पहले नेटो मेंबरशिप ऑफर करी थी यूक्रेन को कि आप आके हमारे अंदर शामिल हो जाओ, नेटो में शामिल हो जाओ, तो ये एक एफर्ट था कि यूएस की तरफ, वेस्ट की तरफ इनको इंक्लाइंड करने का, ठीक है। दूसरी तरफ रशिया ने बोला कि नहीं, यूक्रेन को इसमें नहीं जाना चाहिए, तो रशिया यूक्रेन को अपनी साइड खींचना चाह रहा था। तब भी नेटो आया कि यहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यूक्रेन शामिल हो कि नहीं हो नेटो में, आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते, ठीक है। तो रशिया ने इसी को देखते हुए यहाँ पे ट्रूप्स उतार दिए, ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है। अब हुआ क्या, क्यों ये सब शुरू हुआ, ट्रिगर पॉइंट था नेटो, ठीक है। नेटो के मेंबर्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीजें, लेकिन जब अटैक हुआ तो कोई भी इनकी मदद करने आया नहीं इनके ग्राउंड पे, ठीक है, सब लोग मैदान छोड़ के भाग गए। अब ये चीज जो है ये कड़वा सच है लेकिन ये सच है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमेरिका ने कहा था कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यूके यूएस सबने ऐसा कहा था, जर्मनी ने कहा था, लेकिन कोई भी एक्चुअल में ऑन ग्राउंड आया नहीं लोगों की मदद करने के लिए, यूक्रेन की गवर्नमेंट की मदद करने के लिए, यूक्रेन की आर्मी की मदद करने कोई नहीं आया, ठीक है। सबने क्या किया, हम ये सैंक्शन लगा देंगे, हम वो सैंक्शन लगा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इन्होंने अपनी मिलिट्री तक नहीं भेजी यहाँ पे ऑन ग्राउंड, ठीक है। इनफैक्ट यूएस के प्रेसिडेंट ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हम यहाँ पे अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, यूक्रेन में हम अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, हम सिर्फ सैंक्शंस लगाएंगे, ओके। तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे एक चीज ये जो कल मैंने देखा था कई सारी जगह पे ये भी फेमस हो रहा था कि यूक्रेन ने कुछ सालों पहले यहाँ पे यूएस, यूके और रशिया से एक एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पे हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, उसके बदले आप लोग हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है, उसके बदले आप लोग हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसी में ये भी चीज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, एटलीस्ट सिक्योरिटी आप कहीं से इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी है आपको अपने दम पे ही करना है, इसीलिए जो इंडिया अभी कर रहा है आत्मनिर्भर भारत वाली चीजें वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जैसी सिचुएशन आज के टाइम पे देखने को मिल रही है ना, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आत्मनिर्भर भारत की अब हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो चीजें हो जाती है, अब जैसे हमने अफगानिस्तान में भी देखा 20 ईयर्स तक यहाँ पे यूएस रहा, यहाँ पे सारे लोगों को भरोसे में ले लिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। लोगों ने भी इनके भरोसे में आके, यूएस के भरोसों में आके अफगानिस्तान से तालिबान की सारी इन्फॉर्मेशन यूएस को दे दी, ठीक है। हुआ क्या अल्टीमेटली, 20 ईयर्स के बाद यूएस छोड़ के चला गया, ठीक है, लोगों को छोड़ के चला गया अपने हाल पे, अब वहां के लोग
किस तरह की सिचुएशन में हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे हो रही है। तो फॉरेन पॉलिसीज ऑफ एवरी कंट्री हैव बिकम टू मच रियलिस्टिक, शेयर रियलिज्म आ गया है, ठीक है। शेयर रियलिज्म एकदम ही आइडियलिज्म को छोड़ दिया है, ठीक है, एकदम ही आइडियल्स को छोड़ दिया है, एकदम कमिटमेंट को छोड़ दिया है सभी कंट्रीज ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूरोपियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हम मिस्टर पुतिन की और उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर रहे हैं, रशिया की सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर देंगे हम पूरे यूरोप में, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने कही हुई है। यूएस के ऑफिशियल्स ने भी कहा कि यहाँ पे हम यहाँ पे जो है इनको इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर। और इन्होंने ये भी चीज कही है। और एक चीज जो देखो काफी तारीफ करने लायक है वो ये कि यहाँ पे यूक्रेन के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वोल्दिमिर जेलेंस्की, ठीक है, इनका ये नाम है। तो जो वोल्दिमिर जेलेंस्की है, इन्होंने ये चीज कही और यूएस के ऑफिशियल ने भी ये चीज कही कि रशिया के नंबर 1 टारगेट है ये, ठीक है, खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और सेकंड नंबर पे इनकी रशिया के टारगेट है इनकी फैमिली। लेकिन फिर भी ये यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं भागे, ये कहीं नहीं गए, इन्होंने खुद के आइसोलेशन को छोड़कर अपने लोगों के आइसोलेशन की, अपने लोगों की सिक्योरिटी की ज्यादा कोशिश की है, ठीक है। तो ये चीज हुई है। कल आप लोगों ने अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो आपने भी ये सारी चीजें देखी होंगी। ओके, उसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने की तैयारी चल रही है। उसमें 470 इंडियन स्टूडेंट्स को रोमानिया ला चुके हैं हम, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी लाना है। अभी देखो 20,000 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से सिर्फ 470 स्टूडेंट्स आए, तो अभी हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो बाइडेन ने बोला कि हम यहाँ पे एडिशनल सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे, इन्होंने बोला पुतिन इज द अग्रेसर, पुतिन चोज दिस वॉर एंड नाउ ही एंड हिज कंट्री विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझने वाली, बाइडेन हमेशा से ये बोल रहे हैं कि इनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, पुतिन ये है, पुतिन वो है, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा करने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। सिर्फ निंदा, कड़ी निंदा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। इनको हेल्प करनी चाहिए थी यूक्रेन की, लेकिन इन्होंने नहीं करी, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होगा रशिया को देखना पड़ेगा और रशिया इसके लिए काफी बड़ी कीमत चुकाएगा। ये सारी चीजें इन्होंने कही है, ठीक है। तो ये पूरा कुल मिला के ये मैटर है। अब देखो यहाँ पे ईयू ने भी बोला है कि हम यूरोपियन असेट्स को फ्रीज कर देंगे। अभी यहाँ पे देखो यूएन की भी रिपोर्ट ये थी कि यूक्रेन से लगभग 50,000 लोग यहाँ से भाग गए हैं, ठीक है। विद इन द 48 आवर्स इन्होंने 50,000 यूक्रेनियन यहाँ से भाग गए हैं, ठीक है। तो ये लोग, कई लोग तो पोलैंड जा रहे हैं, कई लोग मालदोवा जा रहे हैं, ये सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब दूसरी चीज ये कि यूक्रेन में ये भी बोला जा रहा है कि चेर्नोबाइल, ठीक है, चेर्नोबाइल जो है, यहाँ पे कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है। एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और ये जो लोकेशन है आज के टाइम पे, आज भी काफी आइसोलेटेड है। आज भी आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर की फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लीव्स रेड कलर की देखने को मिलेंगी इस एरिया के आसपास। तो यहाँ पे कोई भी हैबिटेशन नहीं है, जो थोड़ा बहुत वेजिटेशन है वो भी काफी डिफेक्टेड यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आज के टाइम तक इस न्यूक्लियर डिजास्टर के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं या फिर इनके एविडेंसेस हमको मिलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि रशिया ने यहाँ पे भी अटैक किया है और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक करके इसको सीज कर लिया है। और इसके यहाँ से ज्यादा रेडिएशन अब निकलने लगे हैं जब से रशिया ने इसके ऊपर यहाँ पे इसको इन्वेट किया और इसको सीज कर लिया है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। यूक्रेन ने यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि उनके पास अब इस न्यूक्लियर प्लांट का कोई भी एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा एक और चीज, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमने बात की थी। तो हमने देखा था कि इंडिया का अलाय है रशिया भी और यूएस भी, ठीक है। अब हम पहले बोल रहे थे कि हम किसकी साइड लेंगे वगैरह, लेकिन यहाँ पे देखो रशिया जो है, रशिया से हमने S-400 मिसाइल्स ली हैं, मिसाइल सिस्टम लिए हैं, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स लिए हैं, ब्रह्मोस भी हमने इनके साथ मिलकर बनाया है। तो हमको रशिया की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। यूएस की भी पड़ेगी, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली, लेकिन रशिया की भी है क्योंकि हिस्टोरिकल डिफेंस टाइज वगैरह है इनके साथ, ठीक है। तो अब अगर मान लो रशिया के ऊपर सब लोग सैंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, अगर सभी लोग इसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं तो हम इनके साथ ट्रेड कैसे करेंगे रशिया के साथ? क्योंकि अगर देखो यूएस का आपको पता होगा काटसा एक्ट के बारे में। काटसा एक्ट ये बोलता है कि मान लो यूएस ने किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं और कोई तीसरी कंट्री, मान लो इंडिया,
अगर देखो अभी कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगते हैं और अगर इंडिया इनसे जाके ट्रेड करती है तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए इंडिया ने बोला है कि हम एक काम करते हैं, ये लोग बोल रहे हैं, यूएस बोल रहे हैं कि डॉलर्स में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम रुपी में ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया सेड टू EI रुपी ट्रेड टू ऑफसेट सैंक्शन ऑन रशिया। तो इंडिया यहाँ पे वो वेज खोज रही है जिसके थ्रू यहाँ पे इंडिया बाद में भी सैंक्शंस का यहाँ पे जवाब दे सके, यानी कि सैंक्शन होने के बाद भी रशिया से ट्रेड इनका रुके नहीं, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ पे रुपी में ट्रेड करें, ठीक है। तो इंडिया इज एक्सप्लोरिंग वेज टू सेट अप अ रुपी पेमेंट mechanism for trade with Russia to soften the blow on New Delhi of Western sanctions imposed on Russia after its invasion on Ukraine। तो यूक्रेन पे जो इन्वेजन किया है रशिया ने, उसके बाद जो सैंक्शन लग रहे हैं उससे इंडिया के ऊपर प्रभाव ना पड़े, इसीलिए रुपी पेमेंट मैकेनिज्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो भी वाइटल सप्लाईज होंगे, जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे सप्लाईज हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ आते हैं इनके यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स कई सारे आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ से। तो इन सब के ऊपर कोई थ्रेट ना हो, फार्म सेक्टर पे हमारे थ्रेट ना हो, इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यूक्रेन को ऊपर जो अटैक हुआ उसके लिए यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट से सीधे बात करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने। और यहाँ पे रशिया को कहा है कि आप यहाँ पे प्लीज सीज फायर कर दीजिए और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यहाँ पे और वायलेंस ना हो और मिलिट्री एक्शन ना हो, जो भी है डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट से बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। दूसरी चीज ये कि इंडिया का प्लान अभी ये है कि रशियन बैंक्स और कंपनीज अपने अकाउंट्स ओपन करें इंडिया के बैंक्स में, और यहाँ पे इंडियन रुपी के थ्रू यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन हो पाए, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है और सैंक्शन इंटेंसिफाई होते हैं तो इंडिया फिर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा डॉलर्स में। तो इसी के लिए यहाँ पे जो फंड हैं, जो इन अगर इंडिया के बैंक्स में अकाउंट्स खोल लेते हैं रशियंस, तो रशियन ऑफिशियल्स, तो उस हिसाब से जो फंड है इधर यहाँ पे रुपी के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। इंडिया ने पहले भी ये चीज यूज की है ईरान के साथ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे तब इंडिया ने यही चीज के थ्रू यहाँ पे ट्रेड किया था। नेक्स्ट है हमारा रशिया यूक्रेन क्राइसिस टू फर्दर चोक कोल सप्लाई। तो हमको पता है रशिया जो है इट इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ गैस एंड ऑयल, ठीक है। तो गैस एंड ऑयल क्योंकि रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगे हैं तो रशिया की जो सप्लाई है गैस एंड ऑयल की वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाली सप्लाई कम हो गई तो बाकी वर्ल्ड में जो गैस एंड ऑयल की सप्लाई है वो कम हो गई। सप्लाई कम होती है तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, प्राइजेस बढ़ गई गैस और ऑयल के, हमने कल ही देखा था लगभग 103 बिलियन डॉलर रुपीज हो गया है एक बैरल का प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा रशियन यूक्रेन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये देखा गया कि एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे कोल इंपोर्ट करते थे दूसरे दूसरे देशों से, उनकी प्रोपेंसिटी कम हो गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ही इतना खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी प्राइसेस क्योंकि ग्लोबली बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी ये प्रेशर आ रहा है कि वो यहाँ पे गवर्नमेंट को डोमेस्टिक कोल सप्लाई करें, ठीक है। अब अगर गैस और ऑयल नहीं मिलेगा तो कोल तो मिले। अब कोल की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है लेकिन इसके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट काफी महंगी हो गई है, तो यहाँ पे सप्लाई भी कम हो रही है, इसके कारण प्राइजेस और बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोल सप्लाई भी चोक हो रहा है। तो ये था पूरा रशिया वाला पूरा इशू। नेक्स्ट हम आ रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, सरप्राइज एनिमी विद इंडियन आर्म्स सेज पीएम। तो आज की जो सिचुएशन है ना, जिसमें हमने देखा कि यूक्रेन को बाकी सभी कंट्रीज ने धोखा दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि सभी कंट्रीज, चाहे फिर वो यूएस हो यूके हो, कोई भी अपनी कमिटमेंट पर टिका नहीं रहा, सबने धोखा दे दिया। तो इसी को देखते हुए और हमारे खुद के पहले से भी इनिशिएटिव चल रहे थे आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि हमको खुद के ऐसे इंडिजीनियस डिफेंस सेक्टर में चीजें इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए जो कि जिसमें कि खुद एक सरप्राइज एलिमेंट हो जो किसी और देश को नहीं पता हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करते हैं चीजें, इंपोर्ट करते हैं हम मिसाइल्स, इंपोर्ट करते हैं हम रॉकेट्स, ये सब जो भी इंपोर्ट करते हैं उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी होती है उसमें, ठीक है। जो हम खरीद रहे हैं हो सकता है वो चाइना भी खरीद ले, हो सकता है वो पाकिस्तान भी खरीद ले, तो हमारे ऊपर हमारे पास कोई एज तो रही नहीं। इसीलिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि हमको अपने खुद के इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए जिसमें हमारा खुद का एक सरप्राइज एलिमेंट हो जो दुश्मन को ना पता हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है। तो यूनिकनेस एंड सरप्राइज एलिमेंट्स कुड ओनली हैपन व्हेन द डिफेंस इक्विपमेंट इज डेवलप्ड इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे तभी हो सकता है जब हमारी खुद की कंट्री में ये हो। और बजट में भी इसकी बात की गई थी डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे इंडिजनाइजेशन की, ठीक है। तो ये पूरी बात है। इसमें आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन, ये समिट में इन्होंने ये सारी चीजें कही है, ठीक है। तो अब देखो
आत्मनिर्भर भारत इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या फिर आत्मनिर्भर इंडिया इन डिफेंस सेक्टर, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? सबसे पहले तो यूनियन बजट जो आया अभी 2022 का, उसमें हमने देखा है यहाँ पे 68% प्रोक्योरमेंट जो है वो रेज किया गया है अंडर दिस आत्मनिर्भर डिफेंस स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन एम्स टू रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड हैव अ मोर सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। दूसरा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम बनाने की बात कर रहे हैं। हमने दो स्टेट्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की है, एक है यूपी और एक है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिजनाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एमएसएमई बेस है, बहुत बड़ा एमएसएमई बेस है हमारे पास, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का एक बहुत बड़ा बेस है, जो कि हमको छोटे छोटे इक्विपमेंट, छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स लाकर दे सकता है डिफेंस सेक्टर को इंडिजनाइज करने के लिए। ठीक है, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेगा ये एमएसएमई सेक्टर भी। इनको हम एग्जेम्पशन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह पे यहाँ पे एग्जेम्पशन देंगे, स्टैम्प ड्यूटी पे एग्जेम्पशन देंगे। दूसरी चीज यहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंडिजनाइजेशन। इसके लिए हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये हम यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे एक ब्रांच सेटअप करने की बात की है झांसी में। उसके अलावा ब्रह्मोस जो है, ये भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट है इंडिजनाइजेशन में। तो यहाँ पे लखनऊ में एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के साथ हम इसको भी डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम यहाँ पे इंडिजनाइज करने के लिए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, नरसिंह मेहता। देखो नरसिंह मेहता क्या है, ये गुजरात के एक पोएट है। ठीक है, एंशियंट टाइम्स के पोएट है। तो ये एंशियंट नहीं, मिडाइवल टाइम्स के पोएट है। और ये इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। ये कंट्रोवर्सी थी कि यहाँ पे एक स्पेशल तरह के स्पाइडर का नाम जो था, इनके नाम पे रखा गया, नरसिंह मेहता ही नाम रख दिया गया उसका। ठीक है, तो जो इनके सेक्ट के लोग थे, जो नागर सबकास्ट के ग्रुप के लोग थे, ब्राह्मण कम्युनिटी के नागर सबकास्ट के जो लोग थे, और जो मेहता के रिलेटिव्स थे, इन सब ने ये बोला कि जहाँ पे मेहता बॉर्न हुए हैं और जहाँ पे इन्होंने जो काम किया है वो खुद में इतना बड़ा है कि इनको, इनके लिए किसी स्पाइडर को इनका नाम देने की जरूरत हमको नहीं है। तो यहाँ पे देर इज नो नीड टू एसोसिएट हिज नेम विद द स्पाइडर। ठीक है, ही इज अ ग्लोबल नेम ऑलरेडी, ये चीज कह रहे हैं इनके सेक्ट के लोग। ओके, तो इसीलिए इनको लेकर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। तो नरसिंह मेहता है कौन? इनको आदि कवि कहा जाता है, पहला पोएट कहा जाता है इनको, गुजरात लिटरेचर का, गुजराती लिटरेचर का। तो ही वॉज नोन टू बी द फर्स्ट पोएट एंड भक्ति कवि, भक्त कवि इन गुजरात लिटरेचर। 15th सेंचुरी के पोएट हैं ये। और ये कृष्णा के डिवोटी थे, लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे। इनके भजन जो हैं ये इंटीग्रल पार्ट है गुजरात की कल्चरल लाइफ का। ठीक है, तो 6 सेंचुरीज तक, जब तक इन्होंने लिखा, 6 सेंचुरीज तक इनके भजन रेगुलरली गाए जाते थे गुजरात में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एट नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी मिनिस्ट्री है? तो देखो, इसकी नोडल मिनिस्ट्री फर्स्ट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं है। इसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, दूसरी चीज पूछी गई है, दूसरा क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of the law violates which one of the following? तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जो है वो यहाँ पे कौन सा वायलेट हो रहा है? मतलब कि मान लो कोई ऐसा लॉ बन गया, बनाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, जो कि वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे ये जो लॉ है, इसको बनाने की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, मान लो इस लॉ को लेकर एक डिस्क्रिशनरी पावर, कोई भी ऐसा लॉ आ गया जैसे कि इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी जब आई थी, जब इनिशियली जब इंदिरा गांधी जी ने यूज की थी, तो इसमें क्या होता था कि इमरजेंसी डिस्क्रिशनरी पावर्स देती है, पूरी अनकंट्रोल्ड अनगाइडेड पावर्स देती है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, तो ऐसे में ये जो लॉ है जो डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव को, ये लॉ किस आर्टिकल का वायलेशन करता है? तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का ये वायलेशन करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर 14 और 19 है तो दोनों को ही टिक करना है, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्योंकि 19 नहीं दिया है तो सिर्फ 14 इसका आंसर होगा। ओके, so that was all for today. I'm expecting the answers of the two questions that I've asked today from you all, okay, in the comment sections. So that was all. Thank you for watching. Have a very good day.